नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीटी बादू आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा था आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक है जिसका अपन अध्ययन करने वाला है और किस टॉपिक के अंदर किस चीज़ को अपन पढ़ने वाले हैं। आज की अपनी क्लास नंबर 2 है, यहाँ से अपन वास्तविक पढ़ाई अपनी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान लगा के आज की क्लास से आपको सारी चीज़ें वो देखनी है। तो आज की क्लास के अंदर प्यारे दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। विद्युत का मूल है, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। और विद्युत के मूल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, देखिए स्टार्ट होंगे अपन पदार्थ से, है ना। पदार्थ से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में अणु है, उसके बाद में परमाणु है, उसके बाद में अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के जो चीजें बनती है, जैसे कि आपका तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको जो परमाणु की संरचना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसका डायग्राम वगैरह है, उन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत का मूल टॉपिक है, इसके अंदर इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में अपन आवेश है, धारा है, उनको अपन स्टार्ट करेंगे। तो वहां से आपकी रियल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो स्टार्ट होने वाली है। हालांकि यहां से क्या होता है कि विद्युत का मूल है जिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पदार्थ है ना, ठोस है, ये अलग अलग अवस्थाएं वगैरह, यहाँ से पर्सन वो एग्जाम के अंदर 1-2 पर्सन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अपन पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है ना दोस्तों, वो अपन पढ़ने वाले हैं पदार्थ। किस चीज़ को पढ़ेंगे? पदार्थ को। तो इसकी अपन थ्योरी देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, अपन विद्युत का मूल है, ये जो पदार्थ है, अणु है, परमाणु है ना, ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। लेकिन इनको अपन इलेक्ट्रिशियन फील्ड के अंदर मैं इनको लेके आता हूँ ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये अपना एक कंडक्टर है ना। अपना तो काम ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्टर का है, ठीक है। तो अपन क्यों जाए केमिस्ट्री की तरफ। देखिए, ये अपना एक कंडक्टर है, मान लीजिए कि कॉपर का तार है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है वो चांदी की होती है, सिल्वर की होती है, लेकिन वो महंगी होती है। इसलिए अपन ज़्यादातर उपयोग किसका लेते हैं? तांबे का लेते हैं। तो तांबे का तार है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये है अपना एक पदार्थ। क्या चीज़ है ये? पदार्थ। देखिए, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, है ना, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ें वो पदार्थ है। पदार्थ क्यों है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये अपना तांबे का जो तार है ना, ये हो गया अपना पदार्थ। और ये जो पदार्थ है ये अलग अलग कणों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होगा? अलग अलग कणों से मिलके बना होगा। और ये जो कण होंगे ना, इनको अपन क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? इनको बोलेंगे अपन अणु। पदार्थ किससे मिलके बन गया? पदार्थ मिलके बना है अणुओं से। और उसके बाद में प्यारे दोस्तों, ये जो अणु है ना, इनके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। यानी कि जो अणु होते हैं ना, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। और अणु जिन छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों परमाणु। तो अभी आपको ये सारी तीनों चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। अपन एग्जाम के हिसाब से देखें तो अक्सर एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा? जैसे कि अपना जो तार है ना तांबे का, ये पदार्थ है, तो सबसे बड़ा हो गया अपना पदार्थ। पदार्थ किन से मिलके बना है दोस्तों? पदार्थ बना है अणुओं से मिलके। तो उसके बाद में आ गए आपके अणु। और अणु किन से मिलके बने होते हैं? अणु मिलके बने होते हैं परमाणुओं के, ठीक है। तो सबसे छोटा अपना परमाणु हो गया इन तीनों के अंदर। और परमाणु के अंदर क्या चीज़ें होती है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये चीज़ें होती है। तो ये क्रम आप याद रख लेना, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, नीचे वाला सबसे छोटा है। तो इस हिसाब से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ये डायग्राम आप थोड़ा सा समझ लेना। पदार्थ है वो अणुओं से मिलके बना होगा, और प्रत्येक अणु है वो परमाणु से मिलके बना होगा। अब देखिए, अपन थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं पदार्थ की, है ना। ध्यान से चीज़ें समझना, है ना। जब आपकी ये एज निकल जाएगी ना पढ़ाई वाली, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अभी आपको लग रहा होगा पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब काम करोगे ना खेतों में जाके, या फिर पूछते नहीं आपका कोई भी घर वालों का काम है, तब आपको लगेगा कि पढ़ाई करना इससे तो बहुत ज़्यादा आसान था, है ना। देखिए, एक मतलब क्या है कि जब टाइम निकल जाता है ना, फिर बाद में क्या होता है, मतलब अभी तो क्या है कि अपने अलग अलग काम है। किसी को यारी मार गई, किसी को गद्दारी मार गई, है ना। हम इसको क्विज की बीमारी मार गई। कम वक्त पहले पढ़ लेते तो ठीक था, वरना अभी तो ये बेरोजगारी मार गई। बाद में क्या है कि केवल और केवल आपको पश्चाताप होगा। इसलिए आपके पास में टाइम है अभी पढ़ाई करने का, तो इसका अच्छी तरीके से यूज कर लीजिए। देखिए, पदार्थ की अपन मतलब परिभाषा देखें ना, तो वह वस्तु जिसके अंदर निश्चित भार होता है, वो स्थान भी घेरती है, तो उसको अपन बोलेंगे पदार्थ है। ये जो मार्कर है ना, इसको मैं बोलता हूँ पदार्थ। पदार्थ क्यों बोलता हूँ? कि इसके अंदर भार भी है,
और ये कि कहीं पर रखेंगे तो ये मतलब स्थान भी घेरेगा। तो ये होगा एक पदार्थ। ये जो टेबल है, कुर्सी है, ये सारे के सारे पदार्थ है, क्योंकि इनके अंदर भार भी है और ये स्थान घेरते हैं। यानी कि पदार्थ होगा वो मतलब क्या करेगा, उसके अंदर कुछ भार भी होगा, ठीक है, प्लस वो स्थान भी घेरेगा। ये चीज होगी पदार्थ के केस में। अब देखिए पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो अलग अलग अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इनकी, देखिए एक तो हो गई आपकी ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, दूसरी आपकी हो गई द्रव अवस्था, और तीसरी आपकी अवस्था हो गई गैसीय अवस्था। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको लेके चलूँ, एक मतलब सारणी बना के। एग्जाम के अंदर चीज़ें पूछी जाती है कि मतलब ठोस का आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। इसी प्रकार से द्रव के बारे में पूछ लिया, आकार के बारे में पूछ लिया, गैस के आकार के बारे में पूछ लिया। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक सारणी बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ठोस। सबसे पहले ध्यान से ये जो सारणी है ना याद करने वाली है, समझने वाली भी है। ठोस हो गया, उसके बाद में आपका हो गया द्रव, उसके बाद में आपकी आ गई प्यारे दोस्तों गैस, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीजें आपसे मतलब पूछी जाती है, एक तो आकार के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके बाद में आयतन हो गया, उसके बाद में आपका द्रव्यमान हो गया, उसके बाद में उदाहरण भी पूछ लेते हैं कि ठोस का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है ना। तो देखिए ठोस होता है ना, उसका आकार होता है वो निश्चित होता है। ये जो मार्कर है ना, इसका आकार तो निश्चित है ना, तो ठोस का आकार होगा वो निश्चित होगा। और आकार के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। जिस पदार्थ के अंदर अणु जितने जितने नज़दीक होंगे ना, तो उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पदार्थ की जो संरचना है ना वो निश्चित आकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, है ना। और जिन पदार्थों के अंदर मतलब अणु दूर दूर होंगे तो उनके बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा, इसलिए वो मतलब पदार्थ है वो फैल जाएगा, यानी कि आकार है उनका अनिश्चित हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखें तो जो ठोस है इसका तो आकार हो गया आपका निश्चित। अब द्रव है तो द्रव है, पानी है, मान लीजिए कोई गिलास के अंदर डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा, जग के अंदर डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। तो इसका जो आकार होता है ना वो होता है अनिश्चित। उसी हिसाब से आपकी गैस है, इसको छोड़ दोगे ना तो पूरे मतलब क्या वायुमंडल में फैल जाएगी, इसका कोई मतलब आकार नहीं होता, ये भी अनिश्चित आकार में होती है। उसके बाद में आपका आता है आयतन। ठोस होता है ये जो मतलब मार्कर है ना, इस जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं ना तब तक इसका आयतन जो है ना वही रहेगा, है ना। तो इसका जो आयतन है वो भी निश्चित ही रहेगा। उसके बाद में द्रव है तो द्रव का आयतन निश्चित रहेगा। मान लीजिए कि 1 लीटर जल है ना, तो उसको गिलास में डालोगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, जग में डालोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, टंकी में डालोगे तब भी 1 लीटर रहेगा। तो इसका जो आपका आयतन है द्रव का वो रहेगा आपका निश्चित। और उसके बाद में गैस है तो गैस का आयतन क्या होगा, गैस का आयतन होगा वह अनिश्चित होगा। अनिश्चित क्यों होगा, मान लीजिए कि 1 लीटर जो गैस है ना उसको मतलब टंकी के अंदर डालेंगे ना तो 1 लीटर है तब भी वो पूरी टंकी के अंदर आ जाएगी, फैल जाएगी। और 5 लीटर गैस डालेंगे उसी टंकी के अंदर तब भी वो पूरी मतलब टंकी के अंदर फैल जाएगी। तो इसका जो आयतन है ना वो होता है अनिश्चित, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है ना ये तीनों का ही निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान होता है तीनों का ही। इनका द्रव्यमान याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीनों के अंदर ही आपको निश्चित शब्द है वो याद रख लेना है बस। उसके बाद में कई बार एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का मतलब उदाहरण है। तो देखिए जैसे अपनी लकड़ी हो गई, ठीक है, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, टेबल है, कुर्सी है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये ठोस पदार्थ के उदाहरण है, ठोस अवस्था के उदाहरण है। उसके बाद में आपका द्रव हो गया तो तेल है ना, तेल है। उसके बाद में पानी है,
है ना, ये है आपके द्रव के उदाहरण है। उसके बाद गैस है, तो गैस के अंदर आपकी एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें हैं वो, ठीक है, इसका उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना, एग्जाम के अंदर इनमें से कोई एक चीज़ उठाएगा और इनके संबंध में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको मैं अभी मिटा लेता हूँ और आगे चलते हैं। अणु, और अणु के बाद में अपन पढ़ेंगे परमाणु। देखिए, पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन जब पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ेंगे, तो इस प्रकार के कण जिसके अंदर रासायनिक और भौतिक गुण वही होते हैं जो पदार्थ के अंदर होते हैं, तो उसको तो अपन बोलेंगे अणु। और जिसको मतलब अणु है वो अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अणु को फिर से अगर तोड़ेंगे ना, तो इस प्रकार के कण जिनके रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के गुण हैं वो मूल पदार्थ से भिन्न होंगे, तो उसको बोलेंगे परमाणु। यानी कि अणु के अंदर तो रासायनिक और भौतिक गुण वही होंगे जो पदार्थ में होंगे, लेकिन परमाणु के अंदर है वो दोनों ही गुण है वो मूल पदार्थ से अलग होंगे। एक चीज तो हो गई है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं आपको बताऊं कि अणु होता है वो रासायनिक क्रिया के अंदर भी भाग लेगा और भौतिक रूप से मतलब स्वतंत्र भी होगा, लेकिन जो परमाणु है ये केवल रासायनिक क्रिया करेगा, भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। ये चीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, यानी कि अणु है वो रासायनिक क्रिया में भाग भी लेगा, रासायनिक क्रिया में ये भाग भी लेगा, प्लस भौतिक रूप से वो स्वतंत्र भी होगा। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आपको इस हिसाब से बताऊँ कि आपको कहीं से कोचिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। तो अणु के केस में दोनों होंगे, रासायनिक क्रिया में भी भाग लेगा और भौतिक रूप से ये स्वतंत्र भी होगा, और जो अपना परमाणु है ना ये केवल रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। क्रिया में भाग लेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है वो परमाणु के केस में याद रखना, दो चीजें वो अणु के केस में आपको याद रखना है। चलिए अभी अपन क्या पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना इंग्लिश में बोलेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें तो पहले बताई थी आपको, अणु परमाणु उस टाइम के अंदर, लेकिन अभी इसके अंदर देखिए परमाणु के अंदर क्या होता है कि एक मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। परमाणु के अंदर एक तो होती है नाभिक, ठीक है, ये हो गई नाभिक, और नाभिक के अंदर रहेगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई बच्चे क्या करते हैं कि मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और नाभिक के चारों ओर बनी होती है कक्षाएं, नाभिक के चारों ओर बनी होती है कक्षाएं, जिनको अपना ऑर्बिटल या फिर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, सेल या फिर कक्षा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी नाभिक, जो बीच के अंदर है ना परमाणु के केंद्रीय भाग में, इनको बोलेंगे अपन नाभिक। क्या बोलेंगे, नाभिक, इसको बोलेंगे नाभिक। नाभिक बनी होती है आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। दूसरी एक चीज और है, नाभिक पे आवेश किस प्रकार का होता है, चार्ज किस टाइप का होगा। तो देखिए प्रोटॉन होता है, इस पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। तो नाभिक पे चार्ज कौन सा होगा प्यारे बच्चों, इस पे जो चार्ज होगा ना वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। नाभिक पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नाभिक के अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही, इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन कक्षाएं। इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे कक्षाएं। ये हो गई कक्षाएं। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर हो गए, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो कक्षाएं हैं इनके अंदर चक्कर काटता है ना, इनके अंदर निश्चित कक्षा के अंदर मतलब चक्कर काटता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि मतलब परमाणु की कक्षाओं के अंदर मतलब निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर काटता है, तो वो होगा अपना इलेक्ट्रॉन। एक चीज और है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान
किसके बराबर होता है, तो वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान भी बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से किसको किसी परमाणु का द्रव्यमान बोलेंगे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। एक बच्चा मेरे को भेज रहा था व्हाट्सएप पे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन करके भेज रहा था, वो कंफ्यूज था। तो द्रव्यमान होगा नाभिक के अंदर जो चीजें हैं वही उसी से द्रव्यमान की मिलके बनेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनसे मिलके जो बना होता है वो द्रव्यमान होता है, ठीक है। और क्या होगी, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है, इसी को परमाणु क्रमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। अरे सॉरी, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी ये दोनों होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर बराबर होंगे। दोनों को मतलब क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। जैसे कि अपना कॉपर है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है Cu बराबर होता है 29। 29 का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 29 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी 29 ही है, ठीक है। आगे इसके बारे में पर ध्यान से और पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जो ये जो नाभिक है ना, नाभिक है तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये जो पूरा परमाणु है ना, ये जो पूरा परमाणु है, ये देखिए नाभिक से तो बड़ा ही है ना पूरा परमाणु, तो ये जो परमाणु होगा ना, परमाणु की त्रिज्या जो होगी, परमाणु की त्रिज्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर -10 मीटर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो यहाँ पे आपने छोटी कर दी, माइनस के अंदर जो संख्या छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या होगी 10 की पावर -10 मीटर और आपकी नाभिक की त्रिज्या होगी 10 की पावर -15 मीटर। और इसको अपन 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं ना, इस प्रकार से एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखिए ये जो कक्षाएं हैं ना, अलग अलग जो कक्षाएं हैं, इनका नामकरण होता है। इनको अपन क्या बोलेंगे, पहली हो गई आपकी के, ठीक है, पहली कक्षा बोलेंगे के, उसके बाद में एल, उसके बाद में एम, और उसके बाद में मतलब आगे और कक्षाएं चलेंगी ना, के एल एम, उसके बाद में एन ओ पी क्यू, इस हिसाब से चलती रहेगी। तो ठीक है, पहली कक्षा कौन सी हो गई अपनी, के हो गई, उसके बाद में एल है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 4 कक्षाओं को लेके चलता हूँ। किनको लेके चला हूँ मैं, 4 कक्षाओं को लेके चला हूँ। पहली कक्षा अपनी के हो गई, दूसरी कक्षा हो गई अपनी के एल, उसके बाद में एम, और उसके बाद में एन। इन चारों कक्षाओं के अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो एक निश्चित मात्रा के अंदर ही आती है। ऐसे नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन वो के अंदर चले जाए या फिर मर्जी आए तो सबको एल के अंदर डाल देंगे, है ना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि अब देखिए परमाणु की कक्षा, किसी परमाणु की कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है ना, उनको उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, यानी कि किसी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, जहां पे ये जो n है ना, n बराबर हो जाएगा कक्षा का क्रमांक, कक्षा क्रमांक का क्या मतलब है कि जैसे कि k है तो ये 1 नंबर पे है, तो इसके लिए हो जाएगा n का मान 1। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखिए प्रत्येक कक्षा के अंदर कौन सी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। के के लिए जो मान होगा ना, एन का, वो मान हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा 2, उसके अंदर एम के अंदर 3, और इसके अंदर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देख लीजिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपन देखेंगे ना, इस फॉर्मूले के अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 2 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में n है तो n की संख्या 1 है, और n के ऊपर मैंने पावर लगा दी, तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका आ गया 2। इसी हिसाब से इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 2 रख देंगे ना, n की जगह पे यहाँ पे 2 8 आ जाएगा, 3 नंबर कक्षा के अंदर 18 आ जाएगा, और 4 नंबर कक्षा के अंदर आपका आ जाएगा 28, ठीक है ना। इसमें 28 आएगा ना, देख लेना आप, 4 × 2, ठीक है, सॉरी 4 8 18 और 32 आ जाएगा, है ना। तो अब ध्यान रखना, किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है जो किसी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कर सकता है, तो होगा 2n की पावर 2।
अब अपन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी मतलब पदार्थ है वो चालक है, कुचालक है या फिर आपका अर्धचालक है क्यों होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि अपना जो पहला एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर के बारे में, Cu है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक होगा आपका 29 है, ठीक है 29 होगा। तो इसके अंदर अपन मतलब KLM कक्षा के अंदर डालेंगे ना, KLM और N, KLM और N, तो 29 है। तो पहली कक्षा के अंदर अपने कितने आ जाएंगे, पहली कक्षा के अंदर आपके आ जाएंगे 2 आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट कक्षा के अंदर अधिकतम कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। उसके बाद में N के अंदर अधिकतम कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अभी देखिए 18 और 10 28 हो गए, तो अपनी लास्ट कक्षा के अंदर कितना बचा है, केवल एक ही बचा है। तो मतलब इस प्रकार का कोई भी मतलब पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो होता है अपना चालक। तो कॉपर है वो इसलिए चालक है क्योंकि इसके लास्ट जो अंतिम कक्षा है उसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होगा वो मतलब स्वतंत्र होगा, वो गतिशील होगा, इसलिए अपना जो कॉपर है वो चालक होता है। उसी हिसाब से देखिए मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन होगा ना Si, इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 32 होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले कक्षा के अंदर 2 डाल दिया, उसके बाद में 8 आ गया, उसके बाद में 18 आ गया। तो ये कितना हो गया, 18 और 10 28 हो गए, तो बच गया कौन, कितना बच गया लास्ट कक्षा के अंदर 4। तो इस प्रकार का कोई भी मतलब पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो हो जाएगा आपका अर्धचालक, है ना। अर्धचालक कौन सा होगा, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, इन सब की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, तो वो अर्धचालक होंगे। उसके बाद में इस प्रकार का कोई भी पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा आपका कुचालक। जैसे कि लकड़ी है ना, तो वो कुचालक होगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो एक आपस के अंदर बंद बना लेंगे, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, है ना। तो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चालक, अर्धचालक और कुचालक को समझने के अंदर आपकी मदद करने वाली है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी, इन पे किस पे कितना आवेश होता है, किसका कितना द्रव्यमान होता है ना, वो उन सब चीज़ों के बारे में अपन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको सारी चीज़ें वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आए ना, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, है ना। इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं से दोबारा कोई वीडियो देख के अपना टाइम है वो दोबारा से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। चलिए अभी आपका एक तो हो गया देखिए इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया आपका प्रोटॉन, और तीसरा हो गया आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कण है जो कि परमाणु के अंदर विद्यमान रहते हैं। अभी देखिए सबसे पहले अपन इनके अंदर आवेश देखें तो किस पर मतलब किस प्रकार चार्ज होता है, यानी कि आवेश की मात्रा, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार देखें ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर किस प्रकार का चार्ज होगा, इसके अंदर होगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोटॉन होगा इस पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन होगा ये न्यूट्रल होगा, इस पे कोई भी मतलब चार्ज नहीं होगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा आवेश की मात्रा, किस पे कितना आवेश होता है, आवेश की मात्रा, ठीक है। तो इस पे देखिए जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ये आपका, ये देखिए पॉजिटिव है तो इस पे चार्ज तो मतलब सेम रहेगा, मात्रा तो सेम रहेगी, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आगे बढ़ाएं इसको तो 1.602 भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो न्यूट्रॉन होता है इस पे आवेश तो होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद में बात आती है द्रव्यमान की, है ना, उसके बाद में आता है द्रव्यमान। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये हो जाएगा केजी के अंदर, ठीक है। ये जो अपना चार्ज है ना ये कूलाम में होगा, तो इन सब के आगे आपको सी लिख लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। उसके बाद में आपका जो प्रोटॉन है इस पे द्रव्यमान आ जाएगा 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है।
और ये जो होगा ना इस पे लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है 1.672 इसके अंदर 4 हो जाएगा, इसके अंदर 2 आएगा, बस इतना सा ही फर्क रहेगा, माइनस में 27 kg, है ना। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसमें 7.2 आएगा और इसमें 7.4 आएगा। उसके बाद देखिए इन तीनों की किसकी खोज है, वो खोज किसने की, किसकी खोज किसने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटॉन है तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने। और उसके बाद आपका न्यूट्रॉन है तो इसकी खोज की थी आपका जेम्स चैडविक ने। ये इसके खोज करता है। ये जो सारणी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से अलग अलग एग्जाम के अंदर कोई ना कोई चीज है वो पूछी ही जाती है ना, इसको आप ध्यान से याद कर लेना। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन का भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ द्रव्यमान ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये लिख दिया m प्रोटॉन बराबर आपका हो जाएगा 1800, आपका देखिए लगभग 37 होता है, कई जगह 40 लिखा होता है इस प्रकार का, कई जगह 45 भी होता है ना, तो इनटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो द्रव्यमान होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। एग्जाम के अंदर इस प्रकार का नहीं पूछा जाएगा 37 दे दिया, 40 दे दिया, 35 दे दिया, संख्याओं के अंदर कुछ अंतर रखा जाएगा। तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें दे रखी होती है, तो 1837 में मान के चल रहा हूँ, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद में देखिए अपन ने जो परमाणु की संरचना पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा में ही क्यों चक्कर लगाता है, वो नाभिक की तरफ क्यों नहीं आता या फिर नाभिक से और दूर क्यों नहीं जाता है ना, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे एक मतलब बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल होता है वो काम करता है, जो कि मतलब क्या है कि नाभिक के मतलब चारों ओर इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर कटवाने को मजबूर करता है। तो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि अपना क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है अर्थ, ठीक है। इसके पीछे भी कौन सा बल है वो काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल लग रहा है इसीलिए पृथ्वी है वो निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगा रही है। अगर वो बल काम नहीं करेगा तो हो सकता है ये सूर्य की तरफ चली जाए, है ना, और हम सारे जल जाएं। तो एक अभिकेंद्रीय बल होता है वही काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि आप एक पत्थर है उसको डोरी से बांध के मतलब घुमा रहे हो चारों ओर, जब तक वो डोरी जुड़ी रहेगी ना पत्थर से, तब तक तो एक निश्चित कक्षा के अंदर वो घूमता रहेगा, और जैसे वो डोरी टूटेगी ना तो वो पत्थर है वो दूर चला जाएगा, है ना। तो उसके अंदर भी एक अभिकेंद्रीय बल होता है वो काम करता है आपकी हाथ की तरफ। तो अभिकेंद्रीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए फिर आज की क्लास है उसको यहीं पे एंड करते हैं। अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी आवेश और स्थिर विद्युतिकी से संबंधित, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन वाली मेन चीज़ें हैं वो वहाँ से अपनी स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिशियन के अंदर अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होती है आपका इलेक्ट्रिकल, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों पार्ट को अपन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।